कल्पना कीजिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक कमर्शियल जेट इंजन की। हाँ, उसके अंदर का दहन कक्ष यानी कंबस्शन चैम्बर। बिल्कुल। उस दहन कक्ष का तापमान इतना ज्यादा होता है कि वो ठोस स्टील को भी पिघालकर पानी बना सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो इंजन पिघलता नहीं है। वही तो, वो हजारों घंटों तक बिना किसी परेशानी के हवा में अपना काम करता रहता है। तो क्या ये किसी चमत्कार से कम है? अगर ध्यान से देखें तो ये कोई चमत्कार नहीं है। ये इसलिए संभव है क्योंकि उस इंजन के असली दुनिया में आने से बहुत पहले ही किसी इंजीनियर ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ी डिजिटल जंग लड़ी थी और उसे जीता भी था। बिल्कुल सही कहा। और चाहे वो आपकी जेब में रखा एक छोटा सा स्मार्टफोन हो या कोई भारी इंडस्ट्रियल प्लांट, हाँ, सबके अंदर एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक अदृश्य दुश्मन छुपा होता है। और वो दुश्मन है गर्मी। और दिलचस्प बात यह है कि इंजीनियरिंग की इस दुनिया में हम अक्सर किसी चीज की मजबूती या उसके डिजाइन पर इतनी चर्चा करते हैं कि हम इस गर्मी वाले हिस्से को भूल ही जाते हैं। हाँ, जबकि सच ये है कि ये अदृश्य दुश्मन किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी उम्र का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। मतलब अगर गर्मी को कंट्रोल करने का सही इंतजाम ना हो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग भी कुछ ही मिनटों में फेल हो सकती है। वही तो, दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल भी पिघलकर बर्बाद हो सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इंजीनियरिंग की दुनिया के इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि आधुनिक इंजीनियरिंग में थर्मल एनालिसिस यानी गर्मी के प्रभाव का विश्लेषण आखिर कैसे किया जाता है, और इसमें हम खास तौर पर सॉलिडवर्क्स जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। हाँ, कि कैसे इंजीनियर किसी मशीन के असली दुनिया में आने से पहले ही उसकी गर्मी सहने की क्षमता को नाप लेते हैं। लेकिन उस डिजिटल और सॉफ्टवेयर की दुनिया में छलांग लगाने से पहले मुझे लगता है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि ये गर्मी आखिर काम कैसे करती है। हाँ, इसके बिना सॉफ्टवेयर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हमें फिजिक्स के बिल्कुल बुनियादी स्तर पर जाना पड़ेगा। तो थर्मल एनालिसिस असल में है क्या? देखिए, ये समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि तापमान में आने वाले बदलावों का किसी सिस्टम पर क्या असर होता है। अच्छा। गर्मी का एक बहुत ही सरल नियम है, वो ये कि गर्मी कभी भी एक जगह नहीं रुकती। हाँ, वो हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की तरफ भागती है ना? बिल्कुल। और इस भागने के यानी ट्रांसफर होने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर मैं इसको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो मान लीजिए मैं सोफे पर बैठकर काम कर रही हूं। हाँ। और आपका भारी भरकम गेमिंग लैपटॉप आपकी गोद में रखा है। वही। और कुछ ही देर में मुझे अपनी जांघों पर तेज गर्मी महसूस होने लगती है, जहां लैपटॉप का प्लास्टिक मेरी त्वचा को सीधे छू रहा है। तो क्या ये कंडक्शन है? ये कंडक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आखिर क्या हो रहा है, यानी अंदर के परमाणुओं के साथ। हाँ, कंडक्शन का मतलब है ठोस पदार्थों यानी सॉलिड्स के माध्यम से गर्मी का बहना। तो जब मेरे लैपटॉप के अंदर का प्रोसेसर काम करता है तो उसके परमाणु बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। ये वाइब्रेशन साथ वाले परमाणुओं से टकराता है। अच्छा, और फिर वो अपने अगले परमाणुओं से टकराते हैं। बिल्कुल। इस तरह गर्मी प्रोसेसर से होते हुए तांबे के पाइप्स तक, फिर प्लास्टिक के बाहरी कवर तक आती है और अंत में मेरी त्वचा तक पहुंच जाती है। जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता, ये चलता रहता है। एकदम सही। अब कंडक्शन तो हो गया। हाँ, ये वाइब्रेशन वाले बहुत सच में दिलचस्प है। अब इसी लैपटॉप वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए। जब वो लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो अचानक से अंदर का एक छोटा सा पंखा बहुत जोर से शोर मचाते हुए शुरू हो जाता है। हाँ, और साइड के वेंट से गर्म हवा बाहर की तरफ फेंकने लगता है। तो ये जो गैस या हवा के जरिए गर्मी बाहर निकाली जा रही है, ये कन्वेक्शन है। सही कहा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। सिर्फ हवा का होना ही कन्वेक्शन नहीं है। अच्छा, तो और क्या जरूरी है? जब लैपटॉप का पंखा चलता है तो वो ठंडी हवा को अंदर खींचकर जबरदस्ती गर्म पुर्जों के ऊपर से गुजारता है। ओ, जबरदस्ती हवा फेंकना। इसीलिए इसको फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स जब गर्म सतह से टकराते हैं तो वो गर्मी को सोख लेते हैं और फिर वो पंखा उस गर्म हवा को सिस्टम से बाहर फेंक देता है। बिल्कुल। ये प्राकृतिक रूप से गर्मी के ऊपर उछने से कहीं ज्यादा तेज और असरदार तरीका है। वाह। और तीसरा तरीका है रेडिएशन। अगर मैं उसी लैपटॉप को लेकर बाहर चला जाऊं, मई के महीने की उस छिलछिलाती धूप में,
हाँ वही, जहां सूरज की किरणें बिना किसी सीधे संपर्क के लैपटॉप को और ज्यादा गर्म कर दें। बिल्कुल। अब यहाँ ना तो सूरज और लैपटॉप के बीच कोई ठोस संपर्क है, यानी कि कंडक्शन नहीं है, और अंतरिक्ष में कोई हवा भी नहीं है, तो कन्वेक्शन भी नहीं है। तो बचा क्या? रेडिएशन। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सफर करता है। मतलब इसको किसी हवा या ठोस माध्यम की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अब जरा एक इंजीनियर के नजरिए से सोचिए इस बारे में। हाँ, जब कोई इंजीनियर एक मशीन बना रहा होता है तो उसे इन तीनों तरीकों का एक साथ हिसाब लगाना होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों एक ही समय पर। हाँ, एक ही समय पर और एक ही सिस्टम के अंदर। और यहीं पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, ये तो अविश्वसनीय रूप से जटिल काम है। बहुत ज्यादा जटिल है। दशकों पहले जब ये आजकल के एडवांस्ड कंप्यूटर नहीं थे, तो इंजीनियर करते क्या थे? पुराने तरीके बहुत ही अलग थे। क्या वो हर बार एक नया ढांचा बनाते थे, उसे गर्म करते थे और देखते थे कि वो कहाँ से पिघल रहा है? काफी हद तक यही होता था। इसको बिल्ड एंड टेस्ट तरीका कहते थे। मतलब पहले बनाओ और फिर उसे तोड़कर टेस्ट करो, और फिर वापस जाकर लोहे का एक नया ढांचा बनाओ। हाँ, फिजिकल प्रोटोटाइप बनाए जाते थे, उन्हें भयानक परिस्थितियों में टेस्ट किया जाता था। और जाहिर है वो टूट जाते होंगे। बिल्कुल। फिर डिजाइन बदला जाता था और एक नया प्रोटोटाइप बनता था। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। और करोड़ों रुपए भी खर्च होते होंगे इसमें। वही तो, पैसा और समय दोनों की बहुत बर्बादी होती थी। तो आज के ज़माने में हम इस परेशानी से कैसे बचते हैं? मैंने पढ़ा है कि सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। एकदम बदल दिया है। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक कंप्यूटर प्रोग्राम असली दुनिया की गर्मी और पिघलते हुए लोहे की भविष्यवाणी आखिर कैसे कर सकता है? वही तो आधुनिक साइंस का जादू है। मतलब उस स्क्रीन पर दिख रहे पिक्सेल्स को कैसे पता कि असली दुनिया में क्या टूटने वाला है? यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इसके पीछे जो तकनीक काम करती है उसे मेशिंग या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं। FEA। हाँ, FEA। अब देखिए, कंप्यूटर एक बहुत ही जटिल 3D आकार को एक साथ समझ ही नहीं सकता। अच्छा, तो वो उस इंजन के ब्लॉक का क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर उस पूरे डिजाइन को हजारों या लाखों बहुत छोटे छोटे पिरामिड या तिकोने टुकड़ों में बांट देता है। ओह, मतलब पूरे ब्लॉक के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं डिजिटल रूप में। बिल्कुल। और इसी तिकोने टुकड़ों के जाल को मेशिंग कहते हैं। तो इसका मतलब कंप्यूटर पूरे इंजन का तापमान एक साथ नापने की कोशिश ही नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उस एक छोटे से तिकोने टुकड़े पर फिजिक्स के नियम लगाता है। ओ वाह! तो वो एक छोटे हिस्से पर थर्मल इक्वेशन हल करता है और पता लगाता है कि वो हिस्सा कितनी गर्मी अपने अगले हिस्से को देगा। एकदम सही। और फिर यही कैलकुलेशन वो उन लाखों टुकड़ों के लिए एक साथ करता है। अरे वाह! तो इस तरह पूरे सिस्टम में गर्मी के बहाव का एक बेहद सटीक डिजिटल मैप तैयार हो जाता है। हाँ, और ये सब कुछ सेकंड्स या मिनटों में हो जाता है। ये तो सच में किसी डिजिटल जादू जैसा लग रहा है मुझे। और इसके बारे में पढ़ते हुए मुझे एक और चीज पता चली थी। क्या? इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंटीग्रेटेड सिमुलेशन देता है, यानी डिजाइन बनाने वाला टूल और उसे टेस्ट करने वाला टूल एक ही जगह पर है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहता हूँ, आपसे थोड़ा पुशबैक करूंगा मैं यहाँ। चलिए बताइए। क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सच में इतना बड़ा सरदर्द है? आपको लगता नहीं है? मतलब अगर मुझे एक डिजाइन फाइल को सेव करना है और उसे एक दूसरे टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में खोलने के लिए एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते होंगे। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है? देखिए, आपका सोचना बिल्कुल लाजमी है कि ये सिर्फ 2 मिनट का काम लगता है। हाँ, फाइल एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट कर ली, उसमें क्या है? लेकिन असली इंजीनियरिंग की दुनिया में ये 2 मिनट एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रुकावट है। वो कैसे? मान लीजिए आपने एक सर्किट बोर्ड डिजाइन किया, उसे एक्सपोर्ट किया, दूसरे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में उसकी मैशिंग की, टेस्ट रन किया। हाँ, ठीक है। और तब आपको पता चला कि एक छोटी सी माइक्रोचिप बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। अच्छा, तो डिजाइन में गड़बड़ी है? अब आपको वापस अपने पहले वाले डिजाइन सॉफ्टवेयर में जाना होगा और उस चिप के पास वाले हीट सिंक का आकार बस आधा मिलीमीटर बढ़ाना होगा। हाँ, ठीक है, मैंने वापस आकर डिजाइन बदल दिया। अब आगे क्या? अब आपको फिर से उस पूरी फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा, फिर से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होगा। ओह, फिर से वो सब करना पड़ेगा। हाँ, पुराने सारे लोड और तापमान की सेटिंग्स दोबारा से डालनी होंगी, फिर से मैशिंग करनी होगी और फिर से टेस्ट रन चलाना होगा। बाप रे!
अब कल्पना कीजिए कि एक परफेक्ट डिजाइन तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे 150 छोटे-छोटे बदलाव करने हैं। बाप रे बाप, वो 2 मिनट का एक्सपोर्ट अब हफ्तों का थकाऊ काम बन गया। वही तो। और इसीलिए इंजीनियर्स इस परेशानी को आइटरेशन फटीग कहते हैं। समझ गया। तो जब डिजाइन और टेस्टिंग एक ही जगह होते हैं, यानी इंटीग्रेटेड होते हैं, तो आप डिजाइन में बदलाव करते हैं और तुरंत बैकग्राउंड में सिमुलेशन अपने आप अपडेट हो जाता है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हुई। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है। हाँ, ये उन्हें आजादी देने के बारे में है। बिल्कुल, ये इंजीनियरों को रचनात्मक आज़ादी देता है। अगर कोई नया आइडिया आजमाने में घंटों लगेंगे तो कोई उसे आजमाएगा ही नहीं। हाँ, लोग सोचेंगे कि चलो जो चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर वो तुरंत हो जाए तो डिजाइनर 50 अलग-अलग तरीके आसानी से टेस्ट कर सकता है। एकदम सही। और इसी वजह से आजकल के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर में ये 3D मॉडल आ गया, उसकी मैशिंग भी हो गई। ठीक है। लेकिन हर प्रोडक्ट एक ही तरह के माहौल में काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। एक स्मार्टफोन का काम करने का तरीका एक पावर प्लांट की टरबाइन से बहुत अलग होता है। हाँ, और इसीलिए इनकी टेस्टिंग भी अलग तरीके से होनी चाहिए। तो इसीलिए सॉलिडवर्क्स में 3 मुख्य तरह के थर्मल एनालिसिस होते हैं। चलिए एक-एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। सिस्टम बिल्कुल स्थिर हो जाए। हाँ, जब कोई मशीन चालू होती है तो शुरू में उसका तापमान तेजी से बढ़ता है। जाहिर है, ठंडी मशीन गर्म होने लगेगी। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा बिंदु आता है जहां तापमान का बढ़ना रुक जाता है। मतलब मशीन और गर्म नहीं होती। वही, मतलब जितनी गर्मी सिस्टम के अंदर पैदा हो रही है उतनी ही गर्मी कंडक्शन या कन्वेक्शन के जरिए बाहर भी निकल रही है। तो एक बैलेंस बन जाता है दोनों के बीच। हाँ, और इसे टेक्निकल भाषा में थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस यही मापता है कि जब सिस्टम इस स्थिर अवस्था में पहुंचेगा तो उसका अंतिम तापमान क्या होगा। एकदम सही। तो इसका इस्तेमाल उन चीजों के लिए होता होगा जो लगातार लंबे समय तक चलती रहती हैं। हाँ, जैसे डेटा सेंटर्स में लगे बड़े-बड़े सर्वर्स, या किसी कारखाने में लगातार 24 घंटे चलने वाली कन्वेयर बेल्ट की मोटर। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अपने सबसे गर्म बिंदु पर ये मोटर सुरक्षित रहेगी या जल जाएगी। बिल्कुल, स्टेडी स्टेट हमें यही बताता है। लेकिन एक समस्या है यहाँ। क्या समस्या? समस्या ये है कि दुनिया की हर मशीन लगातार एक ही स्थिति में नहीं चलती। हाँ, माहौल तो बदलता रहता है। और यहीं पर दूसरे प्रकार के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसे ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस। हाँ, ये एनालिसिस समय के साथ तापमान में होने वाले बदलावों पर नजर रखता है। अब यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है, आपसे पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। जब हमारे पास स्टेडी स्टेट है जिससे हम जान सकते हैं कि मशीन ज्यादा से ज्यादा कितनी गर्म हो सकती है, हाँ, तो फिर इस ट्रांजिएंट की क्या जरूरत पड़ गई? आगे बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या हम सिर्फ सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो का अनुमान लगाकर काम नहीं चला सकते? अच्छा, मतलब ओवर इंजीनियर कर देना। वही, अगर कोई चीज 100 डिग्री सह सकती है और हमने उसे 120 डिग्री के हिसाब से डिजाइन कर दिया, तो बात खत्म हो गई ना? समय के साथ उस बदलाव को पढ़ने की क्या जरूरत है? ये इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आपने अभी पूछा। भ्रम है? कैसे? क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि अधिकतम तापमान क्या होगा। ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो तापमान कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ना? इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? कुछ साल पहले एक बहुत मशहूर फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बैटरियों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, आपको याद होगा। ओह हाँ, वो तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी। डिवाइस बैन करने पड़े थे फ्लाइट्स में। बिल्कुल, तो उसका कारण सिर्फ ज्यादा तापमान नहीं था। तो आग क्यों लगी? कारण ये था कि बैटरी के अंदर के एक हिस्से का तापमान बहुत ही कम समय में अचानक से बढ़ गया था, स्पाइक आई थी। अच्छा, मतलब गर्मी धीरे धीरे नहीं बढ़ी? नहीं, गर्मी को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। इससे अंदर के मटेरियल अलग अलग गति से फैले और वहां शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ बाप रे। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस हमें यही बताता है। हाँ, ये मापता है कि पहले सेकंड में क्या हुआ, 10वें सेकंड में क्या हुआ और 1 मिनट बाद क्या हुआ। ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया। और इसमें एक और चीज आती है। क्या? जिसे हम थर्मल साइक्लिंग कहते हैं। थर्मल साइक्लिंग? जैसे सर्दियों की सुबह में जब किसी कार का इंजन बर्फ जैसा ठंडा होता है, हाँ। और फिर आप उसे स्टार्ट करते हैं और कुछ ही मिनटों में अंदर विस्फोटन के कारण वो इंजन भयंकर गर्म हो जाता है। हाँ, और फिर आप ऑफिस पहुंचकर उसे बंद कर देते हैं और वो वापस ठंडा हो जाता है। हाँ,
तो ये जो बार बार गर्म और ठंडा होने का चक्कर है, ये तो किसी भी धातु को अंदर से कमजोर कर देता होगा। एकदम सही पकड़े आप। अगर आप एक लोहे के तार को सिर्फ एक बार मोड़ें तो वो नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी जगह से बार बार मोड़ें और सीधा करें तो थोड़ी देर में वो टूट जाएगा। हाँ, वो जगह गर्म हो जाती है और तार टूट जाता है। बिल्कुल। ट्रांजिएंट एनालिसिस हमें इसी हीटिंग और कूलिंग के झटकों का डेटा देता है जो लगातार होते रहते हैं। वाह। और ये बात हमें सीधे तीसरे और सबसे दिलचस्प एनालिसिस की तरफ ले जाती है, कपल्ड थर्मल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बिल्कुल। तो अभी तक हमने सिर्फ गर्मी के बहने की बात की है। हाँ, कि हीट कहाँ जा रही है। लेकिन गर्मी चीजों का आकार भी तो बदलती है ना? सही बात है। जब किसी मटेरियल में गर्मी जाती है तो वो फैलता है, यानी एक्सपैंड होता है। और ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाता है। और यही कपल्ड एनालिसिस का मुख्य काम है। ये गर्मी के इस फैलाव और उसके कारण पैदा होने वाले मैकेनिकल दबाव को एक साथ जोड़कर देखता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को। ओह, तो गर्मी और उसके वजह से पड़ने वाला जोर दोनों एक साथ। हाँ। मुझे इसका एक बहुत ही आम जिंदगी का उदाहरण याद आ रहा है। बताइए सुनने वालों को। मान लीजिए आपने गर्मियों की दोपहर में अपना स्मार्टफोन कार के डैशबोर्ड पर छोड़ दिया। ओह, ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, अब बंद कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है धूप में। बिल्कुल। अब फोन की स्क्रीन जो है वो शीशे की बनी है और उसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। और दोनों अलग मटेरियल हैं, तो दोनों के फैलने की गति अलग अलग होगी। वही तो, एल्यूमिनियम तेजी से फैलेगा गर्मी पकड़ के, लेकिन शीशा उतनी तेजी से नहीं फैलेगा। और इसका नतीजा क्या होगा? बिना किसी के छुए ही फोन की स्क्रीन छटक जाएगी, क्रैक आ जाएगा उसमें। ये कपल्ड थर्मल और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस का सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। अलग अलग मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल अलग होता है। तो सॉफ्टवेयर इस चीज को पहले ही देख लेता है। हाँ, अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पर सोचिए। एक हवाई जहाज के जेट इंजन के अंदर, जहां पुर्जे मिलीमीटर के 1000वें हिस्से की सटीकता के साथ एक दूसरे से फिट होते हैं। बिल्कुल। अगर एक पुर्जा गर्मी से थोड़ा सा भी ज्यादा फैल गया तो वो दूसरे पुर्जे से टकराकर उसे तोड़ देगा। और हवाई जहाज के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। बाप रे। तो कपल्ड एनालिसिस इंजीनियरों को बताता है कि गर्मी की वजह से पुर्जे सिर्फ गर्म ही नहीं होंगे, बल्कि वे मुड़ेंगे कैसे और किस दिशा में जोर लगाएंगे। एकदम सही। ये सब सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंजीनियर लोग किसी डिजिटल टाइम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल टाइम मशीन, ये बहुत बढ़िया नाम दिया आपने इसको। हाँ, मतलब वो लोग भविष्य में जाकर देख लेते हैं कि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट गर्मी और दबाव की वजह से कब, कैसे और कहां से टूटेगा। और फिर वो वर्तमान में वापस आकर उस डिजाइन की गलती को सुधार लेते हैं, वो भी बिना एक भी असली पुर्जा तोड़े। वही तो जादू है इसका। और इसी टाइम मशीन की वजह से आज ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में पूरी तरह से क्रांति आ रही है। हाँ, क्योंकि असली दुनिया में हर बार प्रोटोटाइप बनाने का खर्च और समय दोनों बच रहा है। बिल्कुल। वैसे मुझे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल यानी कृषि से जुड़ी मशीनों की दुनिया के बारे में पढ़ना हमेशा से पसंद रहा है। अच्छा, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, उदाहरण के लिए हमारी रिसर्च में दुर्गा एग्रो सर्विसेज जैसी कंपनियों का जिक्र आया। हाँ, जो कृषि और उद्योगों के लिए भारी भरकम मशीन और सिस्टम डिजाइन करती हैं। तो अब सोचिए, जब एक विशाल हार्वेस्टर या ट्रैक्टर मई के महीने में 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में लगातार 18 घंटे तक किसी खेत में काम कर रहा हो। वहां पे प्रेशर और गर्मी दोनों ही चरम सीमा पर होते हैं। बिल्कुल। और वहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। वहां एक थर्मल फेलियर का मतलब सिर्फ एक मशीन का टूटना नहीं है, बल्कि उसका सीधा असर किसान पर पड़ता है। वही, उसका मतलब है पूरी फसल का बर्बाद होना और उस किसान का भारी नुकसान होना। इसी वजह से ऐसी कंपनियां हाई परफॉर्मेंस और रिलायबल सिस्टम बनाने के लिए इन एडवांस सिमुलेशन तकनीकों पर इतना ज्यादा फोकस करती हैं। हाँ, जब बात इंडस्ट्रियल स्केल की आती है तो रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता ही सब कुछ है। बिल्कुल। सिमुलेशन सिर्फ डिजाइन को बेहतर नहीं बनाता, ये सबकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हाँ, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन देखिए, यहाँ तक की चर्चा सुनकर तो किसी को भी लग सकता है कि ये सॉफ्टवेयर तो किसी अलादीन के चिराग जैसा है। हाँ, बस 3D मॉडल डालो, एक बटन दबा और एकदम परफेक्ट डिजाइन बाहर आ जाएगा। पर असल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर तकनीक की तरह इसमें भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिसे हम सफलता के नियम या बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। ओह, तो इस सॉफ्टवेयर के नियम क्या हैं? कंप्यूटर साइंस का सबसे पुराना नियम यहाँ भी हमेशा लागू होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। एकदम सही। सॉफ्टवेयर आखिरकार सिर्फ एक टूल है,
वो अपना खुद का दिमाग नहीं लगा सकता। तो क्या करना पड़ता है फिर? अगर एक इंजीनियर को सटीक परिणाम चाहिए तो उसे सॉफ्टवेयर को एकदम सही जानकारी देनी ही होगी, जिसमें सबसे पहले आती हैं सही मटेरियल प्रॉपर्टीज। मटेरियल प्रॉपर्टीज मतलब मेटल की जानकारी। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताएंगे कि आप जिस तांबे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी शुद्धता कितनी है, तो वो गर्मी के बहाव का बिल्कुल गलत अनुमान लगाएगा, है ना? बिल्कुल। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है रियलिस्टिक बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करना। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था जब मैं तैयारी कर रहा था। इसका मतलब है कि वो मशीन असली दुनिया में किस माहौल में रखी जाएगी, ये सॉफ्टवेयर को बताना। हाँ, माहौल बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे क्या वो मशीन किसी बंद बेसमेंट में रखी हुई है जहां हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, या फिर वो समुद्र के किनारे किसी प्लांट में लगी है जहां ठंडी और नम हवा लगातार चल रही है, या फिर क्या पता उसके आसपास कोई दूसरी बाहरी भट्टी या मशीन रखी हो जो उसे बाहर से गर्म कर रही हो। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर आपने डिजाइन तो बहुत अच्छा बनाया, हाँ, लेकिन बाउंड्री कंडीशन में ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आपका सिमुलेशन कहेगा कि मशीन बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि असली दुनिया में वो मशीन धुन कर जलकर खाक हो जाएगी। बिल्कुल वही होगा। इसके साथ ही मशीन के अंदर के हीट सोर्स यानी गर्मी पैदा करने वाले हिस्सों की पावर को भी बिल्कुल सटीक रूप से डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब जो हिस्सा हीट दे रहा है उसकी पावर का सही माप। हाँ, इसमें एक आखिरी और सबसे दिलचस्प नियम भी मैं देख रहा हूं, वो ये कि सिमुलेशन के परिणामों को रियल वर्ल्ड डेटा के साथ वैलिडेट करना चाहिए। हाँ, वैलिडेशन के बिना सब अधूरा है। अब यहाँ मैं फिर से आपसे एक चैलेंजिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था ना कि चलिए पूछिए। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। देखिए, अगर अंततः मुझे असली दुनिया का डाटा इकट्ठा करके ही अपने उस महंगे सॉफ्टवेयर के परिणामों की जांच करनी है, हाँ, तो फिर पहले इस पूरे डिजिटल सिमुलेशन में हफ्तों का समय और दिमाग खपाने का क्या फायदा? मतलब क्या ये एक ही काम को 2 बार करने वाली बात नहीं हो गई? ये सवाल बहुत से नए इंजीनियरों के दिमाग में आकर उन्हें परेशान करता है। लाजमी आना है। हाँ, लेकिन इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, स्केल यानी पैमाना। स्केल, वो कैसे? देखिए, हम हर एक छोटे डिजाइन बदलाव के लिए फिजिकल प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट नहीं करते। अच्छा, तो फिर वैलिडेशन किसका करते हैं? हम सिर्फ शुरुआत में एक बेसलाइन मॉडल बनाते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सा फिजिकल प्रोटोटाइप होता है। बस एक बेसिक सा ढांचा। हाँ, हम सिर्फ उसे एक मॉडल को लैब में टेस्ट करते हैं, उसका तापमान मापते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल वही परिणाम दे रहा है या नहीं। समझ गया। मतलब हम सिर्फ एक बार उस सॉफ्टवेयर को कैलिब्रेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि देखो असली दुनिया में ऐसा होता है, क्या तुम्हारी कैलकुलेशंस भी यही दिखा रही हैं? एकदम सही कहा आपने। और एक बार जब हमारा वो बेसलाइन मॉडल वैलिडेट हो जाता है, हाँ, और हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग बिल्कुल सटीक है, तो उसके बाद असली डिजिटल जादू शुरू होता है। ओह, अब मैं समझा। फिर उस एक वैलिडेट किए हुए डिजिटल मॉडल पर हम बिना कोई नया प्रोटोटाइप बनाए 10,000 नए डिजाइन तुरंत टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग वेंटिलेशन के आकार देख सकते हैं, नई मटेरियल लगाकर चेक कर सकते हैं, वो भी बिना ₹1 खर्च किए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस एक बार की फिजिकल मेहनत से आप भविष्य के हजारों नए डिजाइनों का रास्ता साफ कर देते हैं। हाँ, और साथ ही कंपनियों के करोड़ों रुपए भी बचा लेते हैं। ये सच में इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत है। वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को थोड़ा समेटें, हाँ, तो हमने आज ये देखा कि गर्मी, चाहे वो कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी डिजाइन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन सॉलिडवर्क्स जैसे इंटीग्रेटेड सिमुलेशन टूल्स और मेशिंग जैसी एडवांस तकनीकों ने इंजीनियरों को इस अदृश्य दुश्मन से डिजिटल दुनिया में ही लड़ने की और उसे हराने की पूरी ताकत दे दी है। वही तो हमने देखा कि स्टेडी स्टेट के जरिए अधिकतम तापमान कैसे जाना जाता है, और ट्रांजिएंट एनालिसिस के जरिए समय के साथ होने वाले बदलावों को कैसे पकड़ा जाता है। और अंत में कपल्ड एनालिसिस के जरिए गर्मी से आने वाली टूट-फूट का भी अनुमान लगाया जाता है। सही बात है। सही बाउंड्री कंडीशंस और वैलिडेशन के साथ कंपनियां आज ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज आपसे विदा लें, मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी और थोड़ा अलग विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। एक ऐसी बात जो शायद इस पूरी तकनीक के भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अच्छा। जरा सोचिए, आज हम इन बेहतरीन सिमुलेशन टूल्स के जरिए
उन मटेरियल्स को टेस्ट करते हैं जो गर्मी से प्रभावित होते हैं। हाँ, क्योंकि लोहा और प्लास्टिक तो पिघलेंगे ही। बिल्कुल। हम इस पूरी जटिल प्रक्रिया में इसलिए इतना समय और पैसा लगाते हैं क्योंकि हमारे मौजूदा मटेरियल, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो या प्लास्टिक हो, वे गर्मी के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। वे पिघलते हैं या फिर फैल जाते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से आज का विज्ञान तरक्की कर रहा है, कल्पना कीजिए कि भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लैब में कुछ ऐसे नए मेटा मटीरियल्स ईजाद कर लें। मेटा मटीरियल्स? हाँ, ऐसे आमूलचूल बदलाव वाले मटीरियल जो गर्मी को बिल्कुल महसूस ही ना करें। अरे वाह! ऐसे मटीरियल जिन पर तापमान के बढ़ने या घटने का कोई असर ही ना हो, जो ना कभी फैलें, ना सिकुड़ें और ना ही कभी पिघलें। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना? तो अगर आने वाले कल में ऐसा चमत्कार सच में हो गया, तो सोचिए क्या थर्मल एनालिसिस का ये पूरा विज्ञान और इसके सारे नियम हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। या फिर उस अदृश्य दुश्मन गर्मी से बचने के लिए उस नई दुनिया में हमें सिमुलेशन के किसी और ही नए आयाम की खोज करनी पड़ेगी। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस बड़े सवाल के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यही समाप्त करते हैं। उस छिपे हुए दुश्मन गर्मी पर नजर रखिए और ऐसे ही नए विचारों की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।